तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री एंड हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की मौत की जिसके मौत के 25 साल बाद तक इजराइल या मोसाद ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके इस मौत के पीछे उसी का हाथ था या मोसाद का हाथ था। 25 साल हो जाते हैं इस बात को, लेकिन कभी भी इजराइल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन फिर एक शख्स निकलता है इजराइल से, और वो इजराइल के एक लोकल न्यूज़ चैनल पर एक इंटरव्यू देता है, लेकिन साथ में एक समझौता भी करता है। अब समझौता ये करता है कि उसे कहता है कि इंटरव्यू मैंने आपको दिया है, आप पब्लिश मेरे मरने के बाद ही करना। वो इजराइल न्यूज़ चैनल जो होता है वो इस चीज़ को मान जाता है, और सन 2012 में उसका इंटरव्यू पब्लिश होता है। जब वो इंटरव्यू पब्लिश होता है तो पूरी दुनिया जानती है कि उस कत्ल के पीछे मोसाद और इजराइल का ही हाथ था। इसके बाद इजराइल भी इस चीज़ को मानता है कि हाँ, इसके पीछे हमारा हाथ था। फिलिस्तीन में अगर यासिर अराफात के बाद किसी का इतना बड़ा कद था तो वो यही शख्स थे, जिनका नाम खलील अल बजीर उर्फ अबू जिहादी। जी हाँ, खलील अल बजीर उर्फ अबू जिहादी। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1935 को रमल्ला में होता है। रमल्ला वही जगह जो यासिर अराफात का होम टाउन है। यासिर अराफात के ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो आपको पसंद आएगी। 1964 में जब PLO का गठन होता है तो उसमें यासिर अराफात के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा लीडर होता है तो ये अबू जिहादी ही होते हैं। और इस बात को इजराइल भी जानता है कि यासिर अराफात का कोई उनके लिए खतरा है तो अबू जिहादी थे वो। यासिर अराफात ने और अबू जिहादी ने कई मिशनों में एक साथ काम करा, काफ़ी अरसे तक दोनों एक दूसरे के साथ भी रहे। लेकिन उन दोनों में एक फ़र्क था। फ़र्क ये था कि जब यासिर अराफात अब धीरे धीरे शांति के पॉलिटिकल के जरिए इस मसले का हल चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ अबू जिहादी का एजेंडा साफ था। वो कहते थे कि पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से इस मसले का हल होना चाहिए। ये बात इजराइल को भी पता थी कि अबू जिहाद मिलिट्री एजेंडे के मिलिट्री ऑपरेशन के हक में है, और वो इजराइल का दुश्मन बन जाते हैं। इजराइल के हिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। अबू जिहादी कभी भी एक जगह नहीं ठहरते थे। वो अक्सर अरब के अलग अलग देशों में जाते रहते थे, एक जगह कभी नहीं रुकते थे। कभी बैरूत, कभी लेबनान, कभी सीरिया, कभी इराक, कभी बगदाद, अलग अलग जगह अरब के अलग अलग जगहों पर वो रहा करते थे, और वहीं से अपना काम जो फिलिस्तीन के हक में करते थे वहीं से बैठ कर करते थे। इस बीच वो ट्यूनीशिया भी जाते थे, लेकिन ट्यूनीशिया वो ज़्यादा नहीं रुकते थे। ट्यूनीशिया मैक्सिमम 2 से 3 दिन रुकते थे। उसके पीछे वजह ये थी कि ट्यूनीशिया एक टूरिस्ट प्लेस है, ट्यूनीशिया में ज़्यादा नहीं रुका नहीं जा सकता था। अब अबू जिहाद को ट्यूनीशिया जाना पड़ता है, एक मीटिंग होती है, ट्यूनीशिया का दौरा करना था। PLO के बहुत आला अफसरों की मीटिंग होती है, तो अबू जिहादी को वहाँ जाना था। इस बात की खबर इधर पता लगती है मोसाद को, तो मोसाद प्लानिंग करता है क्यों ना अबू जिहादी को ट्यूनीशिया में ही अपने रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कई मिशन करे थे, कई मिशनों का अंजाम दिया था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए थे। तब उन्हें लगता है इस मिशन का अंजाम ट्यूनीशिया में ही दिया जाना चाहिए। अबू जिहाद ट्यूनीशिया जाने की तैयारी करते हैं, इधर मोसाद के भी एजेंट ट्यूनीशिया जाने की तैयारी करते हैं, और वो माफ़ करना, अबू जिहाद की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। अबू जिहाद इसके बाद सन 1988 में ट्यूनीशिया पहुंचते हैं अपनी फैमिली के साथ, और एक विला होता है जो समुद्र तट के किनारे पर होता है, बड़ा शानदार विला होता है, वहाँ पर ठहरते हैं। वो विला बहुत VIP इलाके में होता है, सिक्योरिटी का बहुत खास प्रबंध होता है वहाँ पर। उसका अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर जितनी एम्बेसी थी या एम्बेसी के लोग थे वहीं आकर रहा करते थे ज़्यादातर, और सुरक्षा के चारों तरफ सिपाही तैनात रहते थे उस जगह। यासिर माफ करना, अबू जिहाद अमूमन ट्यूनीशिया में ज़्यादा नहीं ठहरते थे, 2 से 3 दिन ठहरते थे, लेकिन इस बार उन्हें काम इतना पड़ गया कि उन्हें वहाँ पर 2 हफ्ते ठहरना पड़ गया। जब वो वहाँ ठहरे होते हैं तो उनके पास एक कॉल आती है। ये कॉल थी PLO के अफसर की,
वो उन्हें बताते हैं कि मोसाद एक PLO के बहुत ही बड़े लीडर की कत्ल की साजिश रच रहा है और उसमें कोई भी हो सकता है, बी केयरफुल। जब उन्हें ये बात पता लगती है तो वो वहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन काम इतना इम्पोर्टेंट था, वहाँ उनकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी थी, इसकी वजह से वो चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। अब बात आती है 16 अप्रैल 1988 की। वो रात आती है। उस दिन उनके घर में कई सारे लोग आए थे मीटिंग के लिए और सब कुछ हो रहा होता है। इसी बीच टाइम होता है रात के 12 बजे। अचानक लाइट भाग जाती है पूरे बिला की। सब लोग चौकन्ने तो आते हैं कि वो इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इस बिला में लाइट वगैरह भागने का कभी कोई इशू आया नहीं था, तो सबको थोड़ा फील होता है इस चीज़ का। एक खैर थोड़ी देर में लाइट आ जाती है। अब वक्त हो चलता है रात के 2 बजे का। अबू जिहाद काम कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ गए थे, तो उनकी वाइफ कहती है कि अब सो जाइए, लेकिन वो कहते हैं थोड़ी देर और। अब उनके विला से 10 मिनट की दूरी पर एक बोट आगे रुकता है। उस बोट में 4 लोग होते हैं। वो चारों ट्यूनीशिया स्पेशल फोर्स की ड्रेस में होते हैं। वो चारों कोई और नहीं है बल्कि मोसाद के एजेंट ही होते हैं। वो चारों आगे बढ़ते हैं, उस विला की तरफ पहुंचते हैं। वहाँ एक गार्ड बैठा होता है। उस गार्ड से बातों में पता पूछने के बहाने उसे गोली मार देते हैं। जब उसे गोली मारते हैं तो उसकी भनक अबू जिहाद को लग जाती है आवाज़ से। अबू जिहाद जो काम कर रहे होते हैं उसे छोड़कर अपने रूम में जाते हैं, लोडेड पिस्टल निकाल कर लेकर आते हैं। इतनी देर में चारों एजेंट भी दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस जाते हैं। अब दोनों तरफ से फायरिंग होती है, लेकिन वो 4 थे, अबू जिहादी अकेले थे, तो अबू जिहादी पे बहुत जल्दी कंट्रोल पा लेते हैं। अब वो इतनी देर में अबू जिहादी की वाइफ भी निकल के आती है, गोली की आवाज़ सुनती हैं, तो उनमें से एक एजेंट अबू जिहादी की वाइफ को पकड़ के उनका मुंह दीवार की तरफ कर देता है और कहता है पीछे मुड़ के मत देखना, ना तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो अबू जिहादी को चारों एजेंट जो थे वो एक के बाद एक अपनी पूरी मशीन गन लोडेड जो होती है उनके सीने में दाग देते हैं। वो कंफर्म करना चाहते थे कि अबू जिहादी किसी भी तरीके से बचना नहीं चाहिए। वो लोग गोली मार के चले जाते हैं। अबू जिहादी को अब अस्पताल ले जाता है। मौत इनकी हो चुकी थी पहले ही। जब पोस्टमार्टम होता है तो बताते हैं कि उनके शरीर में कुल 70 गोलियां निकली थी, 70 गोलियां, और उसके बाद भी गोलियां लगने के 10 मिनट बाद तक वो जिंदा थे। उन्हें फिर रमल्ला में लाके उनके होम टाउन में ही उन्हें दफन किया जाता है। लेकिन एक बात जो आज तक समझ में नहीं आई, किसी की मिस्ट्री बनी हुई है, क्या इजराइल ने इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले अपने बलबूते पर कर दिया, या इसके पीछे किसी ट्यूनीशिया के लोकल लोगों का साथ था? क्योंकि किसी दूसरे देश में आके दूसरे देश के नागरिक को इस तरीके से मारना, वो भी हाई सिक्योरिटी के अंदर, पॉसिबल लगता नहीं कि इजराइल ने या मोसाद ने से अपने बलबूते पे करा होगा। क्योंकि जब वो मोसाद के एजेंट ट्यूनीशिया पहुंचे थे तो उन्होंने भी स्पेशल फोर्स की ड्रेस पहन रखी थी ट्यूनीशिया के। ये कहानी जिस शख्स ने, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पब्लिश करी थी, उसने कहा था कि मेरे बनने का पब्लिश करना, ये कहानी उसी शख्स की है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इन चारों एजेंट में से एक एजेंट था जिसने अबू जिहाद को गोलियां मारी थी। इसके बाद ही इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट करा था, वरना उससे पहले इजराइल ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा था कि इसके पीछे इजराइल का हाथ था। तो ये थी फ़िलिस्तीन के नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन अबू जिहादी की कहानी, और इजराइल के लिए सेकंड मोस्ट वांटेड की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।